नौकरियों को इस तरीके से देने का वादा कर दिया गया है जैसे लग रहा है कि कोई एक आपने गोडाउन में रखी हुई चीज है कि बस उठा के हर एक घर तक पहुंचानी है। क्या ये इतना आसान काम है? इसके लिए रेवेन्यू कहां से आएगा? आपने इतना बड़ा वादा कर दिया, ये व्यवहारिक कितना है? मैं उस पर आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले नूरुल हुदा जी अपनी बात पूरी कर ले। बोलिए नूरुल जी। आस्था जी, जो आपका जो एग्जिट पोल है, तो अगर आपकी ही बात मानी जाए तो एनडीए को आप 60 to 70 एंड इंडिया को आप 55 to समथिंग दिखा रहे हैं, 60। हाँ। तो जैसे प्रभात जी पे वो कह रहे हैं भाई जी, उसमें कोई बहुत बड़ा आपका गैप नहीं है। आप देखिए, अगर एक का आप बेस लीजिए और दूसरे का टॉप लीजिए, तो एग्जिट पोल मोर और लेस ये नहीं कह रहा, स्पष्ट नहीं कह रहा कि किस गठबंधन को बहुत प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। एग्जिट पोल भी ये बता रहा है कि नेक टू नेक फाइट है, बहुत जबरदस्त वोटिंग टर्नआउट है और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। बिल्कुल। तो हम और ये जो फर्स्ट फेज का हमने रुझान रखा है एग्जिट पोल के रूप में, उसका थोड़ा सा और डिटेल मेरे पास आ गया। अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। तो पहले चरण में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, उस पर आप नजर डालिए। बीजेपी को 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है हमारे एग्जिट पोल में। इसके अलावा जेडीयू की अगर बात करें तो 35 से 45 सीटें जेडीयू को मिल सकती हैं, ये हमारा अनुमान है। रुझान के रूप में आंकड़ा सामने आया है। एलजेपी की बात करें तो उसका आंकड़ा पहले चरण में 0 से 5 सीट। एचएएमएस की बात करें तो 0 सीट। फर्स्ट फेज में आरएलएम को आप देखिए 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। पहले चरण में आरजेडी की बात करें तो 25 से 35 सीट आरजेडी ले जा सकती है। फर्स्ट फेज में ही कांग्रेस की बात की जाए तो 5 से 10 सीट। फर्स्ट फेज में ही सीपीआई सीपीएम को 10 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और फर्स्ट फेज में जेएसपी को 0 सीट और पहले चरण में अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये एग्जिट पोल का वो आंकड़ा है इन डिटेल की। एक तरफ हमने आपको एनडीए का आंकड़ा दिखाया, विपक्षी महागठबंधन का आंकड़ा दिखाया, और उसके बाद अब आप देखिए कि किसको क्या मिलता नजर आ रहा है। आरजेडी 25 से 35, कांग्रेस 5 से 10 सीट, सीपीआई सीपीएम 7 से 8, 3 से 7, बाकी वीआईपी आरजेपी 0 सीट जो है वो उनके खाते में जाती हुई दिख रही है। तो कांग्रेस 5 से 10 सीट ले जाती हुई पहले फेज में। तो ये फिलहाल डिटेल फर्स्ट फेज की सामने आई है पार्टी वाइज, जो हमने आपके सामने रखी है। और गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, उन्हीं से इस पर रिएक्शन लेते हैं। सचिन जी, उसके बाद अशोक जी। 5 से 10 सीट फर्स्ट फेज में। देखिए आस्था जी, ये आपके चैनल का प्रेडिक्शन हो सकता है, लेकिन मैं इसको मानता नहीं हूं, क्योंकि जब एग्जैक्ट पोल आएगा तब इसमें आंकड़े कुछ और होंगे। क्योंकि अभी 14 नवंबर तक सभी लोग कायस लगाए रहेंगे, सारे चैनल्स कायस लगाए रहेंगे। मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा चैनल तो एनडीए की सरकार बना करके मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी डिसाइड कर चुके होंगे। लेकिन बिहार की जनता पे कांग्रेस पार्टी को विश्वास है, और निश्चित तौर पर हम पूर्णतः आश्वस्त भी हैं कि 14 नवंबर को हम लोग इंडिया ब्लॉक, हमारा आरजेडी ठीक है, मिल करके बिहार में एक मजबूत सरकार देने का काम करेंगे, जो सरकार बिहार को उत्तम बिहार बनाने का काम करेगी। नूरुल जी, आपकी पार्टी का तो खाता भी खुलता नहीं दिख रहा फर्स्ट फेज में। नहीं, देखिए, एग्जिट पोल इज जस्ट स्पेकुलेशन। एग्जिट पोल में आप एग्जैक्ट नहीं हो सकते। अभी आपके और कई काउंटर एग्जिट पोल आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। और हर पार्टी, चुनाव हम इसलिए नहीं लड़ते हैं कि हम 0 पे आउट हो जाएं। चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि हमारी अधिक से अधिक सीटें आएगी। प्रभात जी की व्यवस्था यह है कि प्रभात जी वरिष्ठ पत्रकार होते हुए भी उनको एक बैलेंस बना के चलना होता है। वो जान रहे हैं कि हम आज मैं या प्रभात जी या आप, कोई इस स्थिति में नहीं है कि ये कहते अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो हम तो भगवान हो जाएंगे। हमें भी मालूम है चुनाव हमने मजबूती से लड़ा है। आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि निषाद समाज का और आईपी गुप्ता के पान समाज का वो बहुत जबरदस्त टर्नआउट है और वो इंडिया ब्लॉक के फेवर में है। अगर इफ दिस इज ट्रू एंड इट रियली हैपेंड इन द ग्राउंड, तो आप जान लीजिए कि महागठबंधन की बहुत स्वीपिंग जीत होने जा रही है। आप कितने भी अनुमान लगा लो, कितने भी एग्जिट पोल कर लो, महागठबंधन को पान समाज और निषाद समाज सत्ता में वापस लेके आ जाएगा। आप इस बात की उम्मीद रखो पूरी। ठीक है, कौशल कांत जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बिहार की जनता सबका साथ सबका विकास, समूचे बिहार के विकास के लिए, जंगल राज से बचाने के लिए वोट कर रही है। और जिसका वोट आएगा
वो 14 को सामने आ जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक के प्रोग्राम में किसी ने ईवीएम और इलेक्शन कमीशन सवाल नहीं उठाया। तो मैं मान के चलता हूँ इसका सनद हासिल कर रहे हैं। हाँ, मैं मान के चलता हूं कि 14 तारीख को ये लोग अपनी बातों से पलटेंगे नहीं। दूसरी चीज, जो काम की बात करते हैं, हमारे यहाँ अध्यक्ष जी नड्डा जी का ये कहना होता है कि संगठन ही सेवा है, और संगठन का हर कार्यकर्ता होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो। इसका एग्जाम्पल बता देते, प्रधानमंत्री जी ने 16 जनसभाएं की, माननीय गृह मंत्री ने 36 कार्यक्रम किए, माननीय नड्डा जी ने 15 जनसभाएं की, राजनाथ जी ने 21 जनसभाएं की, योगी जी ने 31 जनसभाएं की। वहीं एक पॉलिटिकल पर्यटक हैं जो आते हैं बिहार के चुनाव के फर्स्ट फेज के पहले या बाद में, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो बिहार के चुनाव को बीच में छोड़ करके दिल्ली में आकर के हरियाणा चुनाव की चर्चा करते हैं। और आज भी वो जो चुनावी पर्यटक हैं, वो महोदय देश छोड़ करके राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जो सब समझ जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वो मस्कट चले गए हैं, और उनकी बहन जी जो हैं, जो जिनके यहाँ महिला का पूरा सम्मान होता है, अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, जनरल, ठीक है, वो न्यूयॉर्क चले गए। मैं आपसे प्लीज मैं आपके बीच में एक सेकंड, सचिन जी, प्रॉब्लम, उसके बाद में आपके पास आ रही है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। 10 सेकंड कंक्लूड करिए कौशल जी, हम मुझे ब्रेक भी लेना है। 10 सेकंड आदमी बोल रहे हैं, उसके बाद भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। सचिन जी शांत रहिए। अरे राहुल गांधी मस्कट का चले गए, राहुल गांधी मस्कट क्यों चले गए? इलेक्शन आज खत्म हुआ, मस्कट क्या करने चले गए? प्रधानमंत्री भूटान क्यों गए? वो प्रधानमंत्री है भाई, वो प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रीय यात्रा पे गए, वो मस्कट में पर्सनल यात्रा पे गए। विषय में नहीं है, विषय में मेगा एग्जिट पोल है और उसका आंकड़ा है। ठीक है अशोक जी, मैं अशोक जी को लाना चाहूंगी, फिर मुझे ब्रेक भी लेना है। अशोक जी ठीक है, शांत होइए आप दोनों, शांत होइए। आस्था जी क्या है ये? आस्था जी ऐसे तो डिबेट कैसे करूंगा मैं? अशोक जी बोलिए, इनकी बात करता हूँ, एक्सपोज करता हूँ। 10 लाख सरकारी नौकरी, हर घर में एक सरकारी नौकरी, ये मुद्दा नहीं चला अशोक जी? बिल्कुल चला, बम्पर चला। चूंकि ये हवाई बातें तेजस्वी जी की नहीं थी। अपने 17 महीने के कार्यकाल में न सिर्फ बिहार के लोगों को, बल्कि हमारे यूपी के और अगल बगल के राज्यों के बच्चों और बच्चियों को उन्होंने शिक्षक की नौकरी दी। तब उन्होंने नौकरी का वादा किया। तेजस्वी के स्टेज से कौन सा गाना गाया गया था? 3 दिन पहले, अरे सुनिए, 3 दिन पहले तेजस्वी के स्टेज से कौन सा नारा गाया गया था? अरे सुनिए भाई, गुंडा राज चल रहा था। अरे भैया, उत्तर प्रदेश का गुंडा राज बराबर, मुझे ब्रेक पर जाना है। उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी तो ये एग्जिट पोल का पहले फेज का पहला रुझान है। उत्तर प्रदेश का गुंडा राज, जंगल राज एक ही है। दोनों एक ही परिवार है, एक ही विचारधारा है, एक ही समाजवाद है। एक सेकंड कौशल जी, मुझे ब्रेक लेना है। 10 सेकंड अशोक जी पूरा कीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं, 10 सेकंड। मैं तो सीधे बोल रहा हूँ ना, जो बात कौशल जी शांत रहिए। अशोक जी 10 सेकंड बात रखिए। साक्षरता दर 2 गुना बढ़ी, छात्र शिक्षक अनुपात आधा हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज, चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक का वक्त 13 से बढ़कर 46 हो गए, मेडिकल कॉलेज में 6 से बढ़कर 30 हो चुके हैं। कौशल जी पीसीआर, मैं जिसका नाम लूंगी 10 सेकंड उसका कमेंट। अशोक जी, ये अनुशासनहीनता, आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ। बोलिए 10 सेकंड सर, मुझे ब्रेक लेना है, बोलिए जल्दी। आस्था जी देखिए, मैं यही कह रहा था कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, हम लोग को याद आ गया 2024 का लोकसभा चुनाव के परिणाम। अब की बार 400 पार, और अब की बार 400 पार की नारा लगाने वाली सरकार के एक साइड में एक नीतीश बाबू, दूसरे साइड में चंद्रबाबू, दोनों बाबुओं के सहारे। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि बिहार का जो चुनावी नतीजा है वो भी लोकसभा चुनाव की तरह चौंकाने वाला रहेगा, और किसी की भी क्लियर कट सरकार नहीं बनेगी, और बनेगी तो किसी ना किसी के सपोर्ट से बनेगी, या कोई किंग मेकर होगा, ऐसी बहुत सारी संभावना है। लेकिन फिलहाल ये जो मेगा एग्जिट पोल है उसमें फर्स्ट फेज का जो रुझान सामने आया है, एनडीए को 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो विपक्षी महागठबंधन है उसको भी 45 से 55 सीटों का अनुमान है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, ये बड़ी कवरेज जारी है, आगे ऐसे कई आंकड़े सामने आने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक फिलहाल।